बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का यूनिट नंबर 2 9th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने सबसे पहले देखें इस चीज़ को समझने कि एटम और फिर उसकी स्ट्रक्चर। एटम हमें पता है व्हाट इज़ एटम। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड एटम। और आज हमने इस चैप्टर के अंदर जब हम जाएंगे तो उसके बारे में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है, मीन्स कि उसके अंदर क्या चीज़ है। हमें ये तो मालूम है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये चीज़ें आज हमें पता हैं। इससे पहले हमें पता, जो प्रीवियस लोग थे उनको पता नहीं थी। तो देखें, इससे पहले कि बंदा इसके आगे मूव करे, पहली चीज़ ये आ जाती है कि देखें, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। आज जो काम हो रहा है, कल इसको बेस बना के आने वाले लोग काम करेंगे। उन्होंने जो किया उसको बेस बना के नेक्स्ट जनरेशन काम करेगी। तो यूँ स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम एटम को समझना चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है। एटम की स्ट्रक्चर में क्या करना चाहते हैं, एटम को समझना चाह रहे हैं। तो एटम को समझने के लिए एटम की हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। पहले हम क्या देखते हैं कि एटम की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री में एटम के लिए चूँकि ग्रीक्स का जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नॉलेज के अंदर, साइंटिफिक नॉलेज के अंदर, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और उसी बेस पे आगे फर्दर डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट लोग काम करते रहे। तो एक ग्रीक फिलासफर था, ग्रीक, जिसका नेम है डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने ऑलमोस्ट 460 BC के अंदर ये सजेस्ट किया पहली दफ़ा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्राइटस ने 460 BC में ये सजेस्ट किया कि जो मैटर है वो बहुत टीनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर सकता है। मींस मैटर है, उसको तोड़ा जाए, छोटे से छोटा ज़रा बनाया जाए तो देखा जाएगा कि वो किस पे कंसिस्ट करेगा। एक छोटा सा ज़रा होगा, ठीक है। वो ज़रा मज़ीद जब छोटा नहीं हो सकेगा तो उसको टीनी पार्टिकल या एटमोस कहा जाता है, ठीक है। ये मैटर है, इसको डिवाइड करते जाएं, इतना करते जाएं कि ये डिवाइड हो के बिल्कुल इस डॉट के बराबर आ जाए कि मज़ीद वो डिवाइड ना हो सके। इस लेवल पे जाने पे उसने कहा कि ये जो छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा ज़रा बच जाता है, इसको एटमोस कहा जाता है। क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एटमोस का मीनिंग होता है इंडिविजिबल। तो डेमोक्राइटस की ये सजेशन थी कि जब मैटर को बहुत डिवाइड और रीडिवाइड किया जाए, करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इंडिविजिबल हो जाएगा। जब इंडिविजिबल हो जाएगा तो उसको उसने उस टाइम के ऊपर एटमोस कहा था, जो बाद में मॉडिफाई होके एटम बन गया। तो यूँ एक बेस बन गई एटम के लिए, ठीक है। मीन्स के ये पता चल गया कि जो मीन्स के जो हमारे पास मौजूद है मैटर, वो डिवाइड हो के एट द लास्ट जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल बना देता है, जिसका जो कि एटमोस कहलाता है। इसके बाद जब मूव होते हैं तो 460 या 400 BC के बाद कोई ऐसा काम नहीं होता रहा अप टू 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर जाके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है डाल्टन। 19th सेंचुरी के अंदर डाल्टन ने काम किया। वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करता गया और उसने कुछ इसी किस्म की जो डेमोक्राइटस ने ऑब्जर्वेशंस रखी थी कि मैटर को डिवाइड और री डिवाइड किया जाए तो उससे एटम हो जाता है, एटम के लेवल पे जाके वो इंडिविजिबल हो जाता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है डाल्टन ने 19th सेंचुरी के अंदर जाके इसने एक्सप्लेन किया है और बहुत ज़्यादा काम किया। इसने ये कहा है कि जो एटम है, जो मैटर है, उसको जितना डिवाइड और रीडिवाइड किया जाए, एटम को डिवाइड और रीडिवाइड की मैटर को डिवाइड और रीडिवाइड किया जाए तो ये जाके बना देता है एक एटम जिसकी स्ट्रक्चर होती है बाल लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जिसको एटम कहा जाता है, ठीक है।
अब देखिए, हमें अगर डेमोक्राइटिस की चीज़ देखा जाए तो डेमोक्राइटिस ने सिर्फ ये बताया कि ये डिवाइड और रीडिवाइड हो के इनडिविजिबल पार्टिकल बनेगा जिसको एटमोस कहेंगे। लेकिन डाल्टन जी कहता है 19वीं सेंचुरी के अंदर कि जो मैटर है उसको डिवाइड रीडिवाइड करने के बाद एक इंडिविजिबल पार्टिकल बनता है जिसकी स्ट्रक्चर सॉलिड बॉल लाइक होती है, और उसको उसने एटम कह दिया। कुछ पॉइंट्स डाल्टन ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद सामने रखे 1808 के अंदर। 1808 के अंदर उसने कुछ पास्टुलेट्स बनाए, कुछ मेन पॉइंट्स बनाए उसने, और उसने एक थ्योरी के अंदर रखा उनको जिसका नाम है न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। क्या नेम है? नेम आता है न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब इसके अंदर मेन पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट जो आता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। मैटर कंसिस्ट करता है टीनी पार्टिकल्स को, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और उनको हम कहते हैं एटम्स। ठीक आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एटम इंडिविजिबल है। एटम इज इंडिविजिबल। पहले ये कह दिया कि मैटर के अंदर टिनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको एटम्स कहा जाता है, और एटम्स क्या हैं? दीज आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और फिर ये कहते हैं कि जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं, दीज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड मीन्स के ये कायनात के अंदर जो कुछ मौजूद है इनको हम शेप्स चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एटम को ना बनाया जा सकता है ना ही हम उसको तबाह कर सकते हैं। अब 4 पॉइंट पे डाल्टन कहता है कि जो पर्टिकुलर एक ख़ास एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं शेप के अंदर, उनका साइज़, उनका मेस सब क्या होता है? सेम होता है। किसका सेम होता है? जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है। लाइक अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड के जितने भी, ये भी गोल्ड है एक, ये भी गोल्ड के एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है, तो ये गोल्ड के एटम्स की शेप, साइज और उनका मास सेम आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिल्वर ले लेते हैं, दीज आर सपोजिशंस, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, तो सिल्वर के अंदर ये इस तरह के आ जाता है। ठीक है, तो इनका साइज, शेप और मेस इनका सिल्वर वालों का एक जैसा होगा, गोल्ड के एटम्स एक जैसे होंगे। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को सपोज मैं ये इस तरह से समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह की आ जाती है, तो इनकी शेप ये लंबाई में आते हैं, ये गोल हैं, ये बिल्कुल डॉट लाइक हैं। तो इस तरह के मतलब कि जो एक एलिमेंट है, गोल्ड इज़ एन एलिमेंट, कॉपर इज़ एन एलिमेंट, सिल्वर इज़ एन एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स हैव द सेम एटम्स. Atoms are same in their shape, in their size and in their mass. नेक्स्ट 5 पॉइंट पे हम डाल्टन कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी शेप, साइज डिफरेंट होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उनकी साइज़, शेप सब कुछ डिफरेंट होता है। जैसे हमने जो फॉर एग्जांपल में देखा, सिल्वर है, उसकी शेप, साइज़, मेस और है, कॉपर का और है, गोल्ड का और आ जाता है। इस तरह से एटम्स जो हैं वो नंबर 6 पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर रेशो के अंदर। स्मॉल होल नंबर रेशो, एटम जो है वो स्मॉल होल नंबर रेशो के अंदर कंबाइन होते हैं। लेकिन लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे थे गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर यहाँ पे मैंने 4 एटम्स शो किए, तो ये मिलियन ऑफ एटम से मिल के बना होता है। तो गोल्ड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो मिल के जो गोल्ड बना रहे हैं वो आपस में कंबाइन होंगे स्मॉल होल नंबर रेशो में। छोटा सा, स्मॉल मीन छोटा, होल नंबर मीन्स कि जो हमारे पास नंबर्स आते हैं एक्सक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि छोटा, ये नहीं है कि हम 400 लिखते हैं, 500 लिखते हैं। तो छोटे होल नंबर रेशोज़ के अंदर एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। और नंबर 7 पे डाल्टन ये बताता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, these are due to the combination or separation of atoms। या तो एटम्स कंबाइन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। लाइक हमारे पास H प्लस H है, ये कंबाइन होके H2 बना देता है। ठीक है, ये कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है।
अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल, इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं, H2 जो है वो टूट जाता है तो H और H बना देता है, तो मीन्स कि ये कंबाइनिंग की एग्जांपल आ गई, ये सेपरेशन की एग्जांपल आ गई। तो एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस तब क्रिएट होते हैं जब एटम्स या तो कंबाइन हो रहे होते हैं या फिर सेपरेट हो रहे होते हैं। इसी चीज़ को फर्दर